कमर शीमा और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं हंसता मुस्कुराता सुमित पीर भाई का चेहरा। और सुमित पीर भाई खुद भी। सुमित पीर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सुमित भाई, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सुमित पीर भाई, मैं देख रहा था कि राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो तो बता रहे हैं मैं 6 दिन 7 दिन के लिए वॉशिंगटन जा रहे हैं और 2+2 डायलॉग हो रहा है। ये क्या हो रहा है कि अमेरिका एक तरफ तो धमकियां दे रहा है, एक तरफ डायलॉग कर रहा है। ये हो क्या रहा है? और इतनी ज्यादा वो जो जपियां शपियां डालने का वक्त आ गया है क्या? उधर जो है वो सुनने में आया कि प्रेशर भी बढ़ा दिया था। जो डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया भेजा था, वो कह रहा था ऑयल ना लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि भाई एक तरफ तो प्रेशर बना रहे थे, एक दिन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भेजा। अभी चीमा साहब है क्या, देखिए अब अगर आप एक पुतला खड़ा कर दो चील कौओ चिड़ियों को डराने के लिए और शेर और हाथी उससे डरे नहीं, तो अब जो खेत का मालिक होता है वो उसको बुलाता कारपेंटर को, कहता भाई तूने पुतला बने से कोई डर नहीं रहा। कहता जी क्या करूं बाबूजी। कहता तू जा डरा क्या, जा खुद डरा क्या। अब पुतले से नहीं डरा, तू खुद जा डायरेक्ट जा डरा क्या। तो ये जो दिलीप सिंह साहब हैं, ये मिस्टर दिलीप सिंह अमेरिकन, ही माइट बी ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन रूट्स, बट ही इज अमेरिकन। देखिए चीमा साहब, इस बारे में मेरी जो विचारधारा आप शुरू से जानते हैं बहुत क्लियर है। अगर आपने पासपोर्ट बदल दिया, अगर आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट, आप अमेरिकन हो, योर रूट्स में भी इंडियन, योर एंसेस्ट्री में भी इंडियन, दैट इज अ एडवांटेज बट नॉट अ गेन। जब तक आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो, देखिए आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मेरे पास इंडियन है, हमें जीना है यहाँ, मरना है यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बट ये जो बंदा अपना पासपोर्ट अमेरिकन कर चुका है, ही इज ऑलरेडी लेफ्ट वन ऑप्शन। अब ये क्या करते हैं, दोनों तरफ खेलते हैं, आधा यहाँ भी आधा वहां भी, कभी ये कभी वो। अब वो आए थे यहाँ, थोड़ा हमें, अब उनको लगा यार वो जो पुतला उतला बना तो उससे काम होने करा, थोड़ा आके डरा दूं धमका दूं। बोला कि भाई देखो, अगर एलएसी पे चाइना हमाकत करता, रशिया आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। उसी दिन हमने शायद बात भी की थी इसमें चीमा साहब, और 2 घंटे में उनके उनके ये जो स्टेटमेंट आया था सो कॉल्ड, उनके 2 घंटे में निर्मला सीतारमन जी ने क्लियर बोल दिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तो डिप्टी एनएस है, तो सीतारमन जी तो कैबिनेट मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने क्लियर बोल दिया वी विल बाय रशियन ऑयल, कोट अनकोट, डायरेक्ट एक्सप्लिसिट। 2 घंटे में उसको जवाब मिल गया। अब वो अपना जहाज पकड़ के निकल लिए वहां पे। अब फिर ये जो डराने धमकाने का, जो हवा बनाने का, जो हवा कहते हैं ना हमारे यहाँ हवा बन रहे हैं, हवा बनाने का काम, ये बात बनी नहीं। अब फिर आ गया 2+2। देखिए अगर वाकई कोई स्थिति खराब होती तो पहली चीज तो 2+2 डिले होता, डिले हुआ नहीं, अपनी जगह पे जा रहा है। और मजे की बात तो यह है, अभी हमारे यहाँ जो खबर चली है अभी, कि कल रात को हमारे टाइम रात को वहां 2+2 होगा, और कल दोपहर को जो वहां यूएस का संडे नाइट और हमारा मंडे मॉर्निंग है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन विल टॉक टू मोदी जी। जो बाइडेन साहब मोदी जी को बात करें। अब यही नियाजी साहब को आज बड़ा दुख लगेगा, कहेगा यार दिल के अरमा आंसू में बह गए, हम वफा करके भी तनहा रह गए, हमें तो तुमने फोन नहीं किया। ये आपकी क्या कहते हैं उर्दू में उसकी, यह आपकी दिल लगी हमें पसंद नहीं आई। चलिए कोई बात नहीं, तो मोदी जी से फोन कर रहे हैं। अभी खैर क्या चीमा साहब, फोन क्यों हो रहा? फोन इसलिए हो रहा कि दोनों कंट्री समझ गए कि रशिया यूक्रेन के लफड़े को लेके हमारे रिलेशन न बन सकता न बिगड़ सकता। इंडिया डिड नॉट चेंज इट्स पोजीशन। 2+2 हो रहा, मोदी जी से बात हो रही है, तो इसका मतलब है। और आज एक स्टेटमेंट आया भाई, फॉर फ्री एशिया पैसिफिक, फॉर इकोनॉमिक, फॉर ट्रेड, फॉर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कोविड-19, और जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, इसके संदर्भ में, फॉर दिस, इन दिस कॉन्टेक्स्ट 2+2 विल हैपन एंड प्रेसिडेंट बाइडेन इज गोइंग टू टॉक टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो वो जो यूक्रेन वाला मसला था तो साइड हो गया। अब दिलीप सिंह साहब अपने निकल गए। अब देखिए अगर हमारे यहाँ चीमा साहब एक बड़ी अच्छी वो होती है कि अगर उन्हें यहाँ की नौयत समझ आती, अगर उन्हें यहाँ की ज़हनियत समझ आती, तो उनको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पर ठीक है, अब देखिए, अब जो इस कारपेंटर ने पुतला बनाया, अब बाबूजी तो बोलेगा तू ही हुआ यार, तेरा पुतला कुछ नहीं करा, तू हुआ तो तू जाके बात करा डायरेक्ट। अब वो भी वापस निकल गए। अब मुझे बताइए वो स्टेटमेंट देने का मतलब क्या था? दैट वाज डिप्लोमेटिकली, इफ यू आस्क मी ऑन अ सीरियस नोट, दैट वाज डिप्लोमेटिकली ओवररन। ही इज नोबडी टू टॉक अबाउट चाइना एंड रशिया। यू हैव टू टॉक अबाउट योरसेल्फ। इफ यू आर अ सीजन्ड डिप्लोमेट, you talk about you and me. I mean, you have no business about China and Russia because you have no sphere of influence here there. आपका ना कंट्रोल है, ना इन्फ्लुएंस है, ना लेना ना देना। मतलब वो वाली बात करे कि तूने अगर मुझ कहा तो मेरा जो पड़ोसी वो तुझे आके देख लेगा। भाई क्या ये कोई डिप्लोमेसी? इज इट सीजन डिप्लोमेसी? दिस इज व्हाट
प्रेसिडेंट बाइडेन हैज टू टेक अ केयर और अभी टेक केयर ऑफ। अभी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सर चीमा साहब, अभी बाइडेन साहब कुछ बोल रहे थे, मैडम कमला हैरिस जी खड़ी थी, प्रेस सेक्रेटरी बायम में खड़ा था, तो बाइडेन साहब अचानक पहुंच गए हिमालय, बात बात में हिमालय की बात करने लगे और किसी और की बात करने लगे, विच इज नो कंटेक्स्ट टू दिस। अभी उन्होंने पीछे बोला कि पुतिन इन्वेडेड रशिया, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, पुतिन इन्वेडेड रशिया। अभी हिमालय और पता नहीं किसी अचानक ही हिमालय और एक और, हाँ जी जिनपिंग, हिमालय और जी जिनपिंग साथ आ गया अचानक। तो मतलब अब ये अमेरिका में क्या हो रहा है, उनके लोग कहाँ जा रहे हैं, इनका आकलन उन्हें करना पड़ेगा, इनका उसका विश्लेषण उन्हें करना पड़ेगा, ये हमारा काम नहीं है जी। चले, आप ये समझते हैं कि उन्हें करना पड़ेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो है वो अमेरिकन जो हैं वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ कोऑपरेट रहे, लेकिन वो शायद किसी हद तक वो जो साथ मिलाने की कोशिश करेंगे इंडिया को, कि ताकि चाइना के अगेंस्ट। बल्कि मैं कल देख रहा था कि कल जो पाकिस्तान के जो क्या नाम है उनका, फॉरेन मिनिस्टर, साहबका फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, जब वो फारग हो रहे थे और नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा था, तो वहां पे सवाल हुआ, ये उन्होंने बताया कि हमने उनको कहा कि आप इंडिया को क्यों इतना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम तो इंडिया को चाइना के मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं। अब ये भी एक चार्ट शीट है। मैं आपसे बल्कि सवाल करना चाहूंगा कि पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो जाते जाते कह रहा है कि हम अमेरिकन को कहते थे कि आप हमारे साथ क्यों बात नहीं करते, हमें इंगेज क्यों नहीं करते, इंडिया को इतना ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम तो इंडिया को चाइना के मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इंडिया के अंदर इस लाइन को लिया गया है, या इंडिया के अंदर इस चीज को अडॉप्ट किया गया है, या इतने गौर से ये फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट साबका पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की सुनी गई है। आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे सुमित साहब? देखिए चीमा साहब, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। पहली बात तो कुरैशी साहब को 4 साल बाद याद आया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी गलत है। पहले याद आ जाता तो कुछ अच्छा होता, बेहतर, तो कोई बात नहीं। कल नियाजी साहब जाते जाते भी इंडिया की तारीफें कर रहे थे, फॉरेन पॉलिसी को ज्वेल इन द क्राउन बता रहे थे। अब ये पता नहीं कुर्सी छूटते छूटते दिमाग कहाँ से चलने लगता, कोई बात नहीं, चलिए। अब आते कुरैशी साहब की बात पे। देखिए, हमारा जो चाइना के साथ हॉस्टिलिटी बहुत क्लियर है, हम इसके बारे में छुपाते नहीं। पीछे वो या वेंगी साहब आए थे, उनको भी हमने बोला बिजनेस कैन नॉट बी एज यूजुअल जब तक एलएसी पे समस्या है। इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल, आप जाके उसको पहले ठीक करो। यूएस, जो बाइडेन का आप एक क्रेडिट देता हूं मैं उन्हें, 50 साल में पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट या डिप्टी प्रेसिडेंट, काफी इनका लंबा पॉलिटिकल टेन्योर है। उन्होंने पहली बार बोला चाइना इज अ काउंटर पार्ट, एक एडवर्सरी है, जो बाइडेन क्लियर है, हम चाइना को एडवर्सरी मानते हैं। तो अब किसी को किसी के खिलाफ खड़े करने की जरूरत ही नहीं, तेरा एडवर्सरी वो, मेरी समस्या वो। अगर हम दो साथ आते हैं एक कॉमन प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, दैट इज अलायंस, जैसे जिसमें क्वाड आता है और भी कई इस तरह के अलायंसेस आते हैं, जो विद अमेरिका, विदाउट अमेरिका भी हो सकते हैं, रीजनल लोकल हो सकते हैं, ट्रांसनेशनल हो सकते हैं, ट्रांस अटलांटिक हो सकते हैं। तो ऐसी कई सारे अलायंसेस बढ़ रही है। तो अब ये कुरैशी साहब को शायद उन्होंने इस चीज का पे गौर नहीं फरमाया कि भाई हम तो डिक्लेयर कर चुके चाइना को एडवर्सरी, यूएस डिक्लेयर कर चुका चाइना को एडवर्सरी, तो उसमें एक दूसरे को यूज करने की कहां बात है। जब वी हैव ओपनली डिक्लेयर चाइना एज एडवर्सरी, so we are joining our forces to handle adversary, जो geopolitics makes it's a very logical thing to do, because that is what the geopolitics means. You have to combine your forces, you have to combine your strengths. और चाइना को, अब यूएसए को, अब तो पता है कि चाइना के बाद हम सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं अभी यूएसए के। अब चाइना के साथ उनका ट्रेड है 600 बिलियन ट्रेड डेफिसिट में, हमारे साथ 20 बिलियन है, उसके हम हथियार खरीद लेते हैं, मान लीजिए लगभग पूरा है, ज्यादा ट्रेड डेफिसिट नहीं है। चीमा साहब आप बताइए, एज politician, anybody would want to move the trade to India or to some other country, जो लॉयन शेयर इंडिया का कुछ और भी जाएगा, और कंट्रियों में भी जाएगा। आप 600 बिलियन चाइना को नहीं दे सकते ना, जिसने आपके 1 मिलियन लोग मार दिए, जिसने आपके यहाँ वो चाइनीज वायरस फैलाया, दुनिया की ऐसी तैसी करा दी, $20 ट्रिलियन का जीडीपी उड़ा दिया दुनिया का। और आज उनकी क्या गारंटी, कौन सा नया वायरस नहीं बना रहे वो। तो कौन इंडिया के बगैर नहीं चलेगा, पैसिफिक कमांड इन्होंने बना दी, वो इंडिया के बगैर यूजलेस है। तो जो बाइडेन साहब समझ गए, भाई देखिए, अब उन्होंने यूक्रेन के, रशिया के स्टैंड लिया, अब स्टैंड ले लिया, दुनिया को बता दिया। अब हम आज एक वाहिद ऐसे मुल्क है जो उनका पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर है, अलाई है या टीम मेंबर है, पर जो उनके कहे अनुसार नहीं चलता। बाकी सब उनके पीछे खड़े हो गए, किसी को भी देख लीजिए, सब उनके पीछे खड़े हो गए। चाइना उनका एडवर्सरी, उनकी बात नहीं मानेगा, बात समझ गई, हम तो एडवर्सरी नहीं है ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, हम तो दोस्त है, पार्टनर है।
बट हम उसके साथ ऐसे नहीं लगे। वो जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वो पट्टे वाला लॉजिक नहीं है कि जहां हम चले हम भी तुम्हारे पीछे खड़े, बाकी सब लाइन में लग गए थे, हम लाइन में नहीं लग पाए। दिलीप सिंह साहब आए थे, कोशिश कर गए, और एक दो उनके कांग्रेसमैन इधर उधर स्टेटमेंट देते रहते हैं, पर कोई बात नहीं। देखिए, यहाँ हर कोई राजनीति में, चीमा साहब, हर कोई पॉलिटिशियन है। और पॉलिटिशियन में आप जानते हैं, पॉलिटिक्स लाइक शेड्स ऑफ ब्लैक, व्हाइट इज नॉट गुड, ब्लैक इज नॉट गुड, सॉरी, पॉलिटिशियंस लाइक शेड्स ऑफ ग्रे, नीदर व्हाइट नीदर ब्लैक। जो ग्रे शेड होता है ना, ग्रे शेड चलना होता है, सिमेंटिक्स, ऑप्टिक्स, थिएट्रिक्स, सब पॉलिटिक्स में होता है। दे आर टूल्स ऑफ डिप्लोमेसी, आई डोंट कंसीडर देम बैड, दे आर टूल्स ऑफ डिप्लोमेसी, एंड मिस्टर दिलीप सिंह इज एंटाइटल्ड टू ट्राई, ही कैन ट्राई हिज लक, हम रोक तो नहीं ना सकते। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो इंडिया और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसमें फॉर एग्जांपल बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, जो है जारी बात है, एक मिलिट्री के हवाले से जो फंडामेंटल पैक्ट है इंडिया और यूएसए का, आप क्या देखते हैं? राजनाथ सिंह साहब भी जा रहे हैं, जयशंकर साहब भी पहुंच रहे हैं, तो क्या होने वाला है? ऐसा क्या है जो आप समझते हैं कि दोनों ममालिक जो है वो दोबारा इसको रीन्यू कर सकते हैं? और इतना फ्रीक्वेंट मिलने की क्या वजह? रिसेंटली वो भी आए थे, अभी ये भी जा रहे हैं। क्या अमेरिका ये समझता है कि कोई दरार आई है इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात में जिसको मेंड करने की जरूरत है, या ऐसा ऐसा क्या है जो समझते हैं कि इससे आउटकम निकलने वाला है? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि जो इंडियन फॉरेन ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो इसको कैसे डील कर रही है? देखिए चीमा साहब, ये जो विजिट हो रहा है कल, इट वाज अ शेड्यूल्ड विजिट। ये कल, ये अभी शेड्यूल नहीं किया गया, पहले शेड्यूल्ड विजिट था। इसकी डेट और तारीख तय थी, और हर 3 महीने में, 6 महीने में ये 2+2 होता रहेगा। अगर आप सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक अलायंस और पार्टनर्स हैं, 2-3 महीने में फेस टू फेस मिलना जरूरी है। काफी सारी चीजें फोन पे, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे डिस्कस नहीं होती, उसके लिए फोन पे मिलना जरूरी है। इट वाज अ शेड्यूल मीटिंग, तो दरार वाला लॉजिक तो आउट है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ शेड्यूल मीटिंग। दूसरी बात है, अगर आपको एक वर्ल्ड ऑर्डर में एक बहुत बड़ा यूनिलैटरल चेंज लाया चाइना, बिकॉज जो चाइना की एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी है, भाई लोगों की जमीन खाने की पॉलिसी जो है, देखिए रशिया और चाइना में बहुत फर्क है। रशिया किसी की जमीन नहीं खाता, रशिया की किसी के एरिया पे नजर नहीं है, चाइना की है। इवन चाइना की नजर तो रशिया के पोर्ट पे भी है। वो व्लादिवोस्तोक पोर्ट, जो ऑल वेदर पोर्ट है, वो चाइना ने पीछे कर दिया, ये हमारा है। बैटल ऑफ जिंगबो याद कर लीजिए, 165 उन्हें रशियन सोल्जर मारे थे डिसीट में। तो जो चाइना का जो एक्सपेंशन का जो उनका लॉजिक है, या जो उनका मैकेनिज्म है, या जो उनका प्रोसेस है, वो चल रहा है, while as Russia doesn't have that process। तो ये अगर चाइना कल को एक्सपेंशनिज्म बंद कर दे, तो एक वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा, क्योंकि चाइना का एक्सपेंशनिज्म चल रहा है, कहीं ना कहीं इधर उधर वो जमीन खाने के कवायद में रोज घूमते हैं। अब उसको काउंटर करना है, वर्ल्ड की पीस सिक्योरिटी बनानी है, ट्रेड में रेजिलियंस लानी है। आज सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? इज नॉट मिलिट्री पावर, इज रेजिलियंस इन चेन। जो चाइना के, मैं बताऊं ना, वो चाइना जो वो पुराना घंटाघर होता है ना शहर में, कि हर घर रास्ता घंटाघर से होते ही जाता है, तो चाइना वो घंटाघर है। अब धीरे धीरे नई रोडें बनानी, नई तरीके बनाने, ताकि आपको घंटाघर के थ्रू ना जाना पड़े, बाईपास बनाने। तो सप्लाई चेन रेजिलियंस इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज। कोविड मैनेजमेंट, चीमा साहब हम एक चीज भूल रहे हैं, अभी हमने कोविड-19 से डील किया। 2 साल पहले कोई नहीं जानता था कोविड-19 क्या है। अब 2 साल बाद या 1 साल बाद कोई नई चीज आ जाए, तब किस लाइब्रेरी में क्या चीज बन रही, किस लेबोरेटरी में कौन क्या चीज दुनिया में बना रहा, कुछ नहीं पता। वी हैव लॉस्ट अराउंड 5 मिलियन पीपल एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ जीडीपी। 5 मिलियन लोग दुनिया में बहुत होते हैं, करीब 100-150 मिलियन लोग तो इन्फेक्ट हो गए थे, या 400 मिलियन, आई कांट रिमेंबर द नंबर करेक्टली। तो मतलब वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन टू दिस। अब आने वाली चीज में क्या हो रहा है, अब रशिया और यूक्रेन के बीच में, यू कैन नॉट हैंग योर रिलेशंस इन बैलेंस। दिस रशियन यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट इज देयर कॉन्फ्लिक्ट, इट इज नॉट वर्थ हैंगिंग योर रिलेशंस एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। ये जो बाइडेन साहब और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन समझ गई। हाँ, बाकी सिमेंटिक्स ऑप्टिक्स था दुनिया को दिखाने के लिए, डिप्टी एनएसए आए, एक आध यहाँ बयान दे दिया, फोटो वोटो खिंचा गए, खूब घूमे फिरे, पीयूष गोयल जी के साथ घूम रहे थे, फोटो वोटो खिंचा रहे थे। चलिए, वो एक, मैंने कहा ना, सिमेंटिक्स ऑप्टिक्स थेट्रिक्स इज अ पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी, इज अ डिप्लोमेटिक टूल एंड दे आर एंटाइटल्ड टू यूज इट। हमें आपत्ति थोड़ी ना, फोटो खिंचाइए, क्या दिक्कत है, हवा खाइए, वैसे भी हमारे छोले भटूरे अच्छे मिलते हैं। चलें, अच्छी बात है। वो तो ये तो पता चलेगा कि वो कोई कल को जो इंडिया के ऊपर कोई सीरियस जो है वो चार्ज ना लगा दें, क्योंकि अमेरिकी बड़े होशियार हैं, वो कोऑपरेशन एंड कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो साथ साथ लेके चलना भी उनको आता है। खैर, एनी हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
क्या इंडिया अपना डिफेंस बजट बढ़ाने जा रहा है? 2+2 में चले जाएं, चाइनीज के साथ कंपटीशन है, आपकी जो इकोनॉमी है ठीक है वो ग्रो कर रही है, बट दैट डज नॉट मीन कि आपकी सारी बात है मुल्क के अंदर चीजें बेहतर हो गई हैं। तो ये नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर क्या कोई इस तरह का चैलेंज है इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी डिस्कशंस में, थिंक टैंक्स में या मीडिया के अंदर कभी इस तरह की बात आई कि मोदी साहब डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, 72-74 अरब डॉलर से अगर बढ़ाते हैं, अगली दफा वो 75-80-85 अरब डॉलर कर देते हैं, तो इंडिया की क्या पोजीशन होगी? क्योंकि इंडिया के अंदर अभी भी जारी बात है, गुर्बत है, डेवलपिंग कंट्री है, वो तो नहीं है कि जो है वो सब अच्छा, कई तो खबरें नहीं है। तो ये जो डिफेंस बजट बढ़ेगा और खास करके जब 2+2 होगा, इतनी बड़ी मिलिट्री मशीनरी आप पूरी दुनिया से खरीद रहे हैं, तो जब इंडिया का डिफेंस बजट और बढ़ेगा तो इसमें कोई बात होती है इंडिया के स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में, थिंक टैंक्स में या मीडिया में? देखिए चीमा साहब, सबसे पहले बात जो समझने की बात है, जब 130-135 करोड़ लोगों की जानो माल और सलामती की बात हो, कोई भी पैसा छोटा है उसके सामने। When we are 1/6 of the humanity, we have to protect ourselves. उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। अभी भी जो हमारा डिफेंस बजट आप भी जानते हैं, खैर जो हम अनाउंस करते हैं उससे ज्यादा ही होता प्रैक्टिकली। अनाउंस हमेशा थोड़ा कंजर्वेटिव किया जाता। पीछे हमने एक चीज की थी, आपने देखो एक आर्मी में रिफॉर्म्स आया था, जो हमारा जो रनिंग एक्सपेंसेस है उनको काफी कम कर दिया गया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर लास्ट टाइम 17% बढ़ा था एक बार में सीधा। तो अभी क्या है कि बजट को लगभग लगभग उतना रखते हुए जो रनिंग एक्सपेंसेस कम कर रहे हैं और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो आर्म्स, एम्यूनिशन, लेटेस्ट मशीनरी है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती है, दैट इज नॉट रनिंग एक्सपेंस। बाकी मेरा जहां तक पर्सनल मानना है, अब भी इंडिया का डिफेंस बजट कम है अगर आप जीडीपी के हिसाब से देखिए। इट इज नॉट वेरी हाई एज कंपेयर टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री। तो मेरे हिसाब से डिफेंस बजट बढ़ना चाहिए, और अगर हम अपने डिफेंस बजट की जो विच इज थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, तो अगर हम उसकी तुलना करें तो हमें वी शुड बी समवेयर इन बिटवीन यूएस और चाइना के आसपास हमें आना चाहिए। और ये हमारी जरूरत है, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। और टुडे वी कैन अफोर्ड दैट काइंड ऑफ बजट, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर हमारे पास 630 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो बढ़ रहा है, 20-30 बिलियन और डाल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क ज्यादा पड़ना नहीं है। और हमें अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, पीछे हमने करीब 200 आइटम्स नो इम्पोर्ट लिस्ट से हटा दी, उनको इम्पोर्ट नहीं कर सकते। आज अब 600 इम्पोर्ट और लिस्ट निकाली, 600 आइटम है जो इंडिया में बनेगी। तो इसी बजट से बहुत प्रोडक्टिविटी आ रही है। तो इतने बजट से भी बहुत सी चीजें पॉसिबल हो रही थी जो पॉसिबल पहले नहीं थी। सो री इंजीनियरिंग ऑफ डिफेंस बजट एंड री इंजीनियरिंग ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट इज आल्सो स्ट्रेटजी। अभी आपने देखा होगा कानपुर में हमने वो एक कॉर्पोरेशन बनाई है, जो 7 कॉर्पोरेशन बनाई है जो वेरियस लाइंस ऑफ प्रोडक्शन को देखेगी। ओएफबी को डिसॉल्व कर लिया, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था। मतलब ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ पब्लिक डोमेन में है। और बहुत सी ऐसी चीजें चीमा साहब जो पब्लिक डोमेन में नहीं आती, विच आर काइंड ऑफ कोर्स सेंसिटिव इन नेचर, तो वो भी काम चल रहा है। तो और पूरी इनफैक्ट भारत की जनता का ये मानना है, हम सबका ये मानना है कि भाई अगर 20-30 बिलियन डॉलर और डिफेंस में डालने हैं, 50 भी डालने हैं, आप डाल दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। मतलब अगर हम पे कर को गवर्नमेंट चाहे 1-2% का सेस भी लगाए डिफेंस के लिए, हम खुशी खुशी देंगे चीमा साहब, कोई दिक्कत वैसे जरूरत नहीं है। अगर 1-2% का सेस देना पड़े, हम खुशी खुशी देने को तैयार है, कोई आपत्ति नहीं। पहले सुरक्षा है, देश रहेगा, सुरक्षित रहेंगे, तभी सब सिस्टम चलता रहेगा। देश सुरक्षित नहीं है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है, हमारा ये मानना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल करूँगा सुमित पीर भाई आपसे, और वो ये है कि ज़ाहिर बात है कि अमेरिका थोड़ा डिवाइडेड रहा है इंडिया के ऊपर। कुछ जी। लॉ मेकर्स ने कहा कि हमें वन टाइम वेवर देना चाहिए S-400 बाय करने पे। लेकिन अमेरिका के पास भी तो डिफेंस इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, जो कि इंडिया ले सकता था शायद। आप क्या समझते हैं ये जो 2+2 है, इसमें अभी कुछ सुनना है कि जो बैटरीज वगैरह हैं वो ट्रांसफर हो रही हैं इंडिया को, कुछ हो गई हैं, और अभी तक वो जो काटसा रूल्स है वो प्रॉपर्ली जो इफेक्टिव नहीं है इंडिया के ऊपर, बिकॉज प्रॉपर्ली सारी S-400 की जो मशीनरी है वो इंडिया को ट्रांसफर नहीं हुई। आप क्या समझते हैं कि इस 2+2 में कोई अमेरिकन ये उठा सकते हैं इस इशू को, या आप समझते हैं कि ये जो है, भले ऑयल लेना हो या भले डिफेंस लेना हो, हम आप अमेरिका की नहीं सुनेंगे इस हवाले से, या क्या आप समझते हैं कि अमेरिकन इस ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं राजनाथ सिंह साहब के सामने? देखिए अमेरिकन को चाहिए ट्रेड, ठीक है साहब। तो ये जो S-400 है, $4-5 बिलियन का आइटम है, कोई बहुत बड़ी आइटम नहीं है।
अभी हमने रशियंस को 1.5 बिलियन का अटैक हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, 2 बिलियन का करीब है। हमारे पास है 2 बिलियन देने को, और भी कुछ है देने को। देखिए अमेरिकन आदमी व्यापारी होता है चीमा साहब, ये नहीं लोगे तो ये ले लो, मुझसे ये ले लो। तकलीफ ना S-400 से, ना किसी चीज से। तकलीफ तो है कि भाई मुझसे क्यों नहीं ले रहे, मेरे को पैसे दो ना। अभी मैंने आपको कल परसों ही बताया था, अगर इतनी तकलीफ अमेरिकन को, कैट्स का कूट्स का जो भी है, ये कैट्स का तो पता मुझे क्या एक्ट है, जब कैट्स का बना था उससे पहले हमने S-400 किया था। टेक्निकली कैट्स का इज नॉट एप्लीकेबल, और प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के पास वीटो पावर भी है। दैट इज द टेक्निकल साइड ऑफ इट। पर अगर उन्हें इतनी तकलीफ होती तो सुपर हॉर्नेट जो उन्होंने किसी को नहीं दिया, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन करने का परमिशन क्यों मांगते चीमा साहब? तकलीफ है पैसे की, तकलीफ है दुकानदारी की, तकलीफ है भाई उनसे 5 बिलियन ले, हमसे भी 2 बिलियन ले लो, 4 बिलियन ले लो। अल्टीमेटली जियोपॉलिटिक्स में ये सब चीजें होती है। उन्हें भी पता हमें S-400 चाहिए। और चीमा साहब S-400 को ये हमारे घर में तो ये कोई इंडिया गेट पर लगाने वाला कोई स्टैचू तो है नहीं कि भाई मतलब एक उसकी एक सेरेमोनियल वैल्यू है उसकी। इट इज अ नीड ऑफ द आवर। और जो भी हमें अपनी जरूरत के लिए चाहिए, वो S-400 हो, पेट्रियट हो, वो सुपर हॉर्नेट हो, वो राफेल हो। अभी राफेल ने डेमोन्स्ट्रेशन दी, तो अब ये सुपर हॉर्नेट जो उन्होंने आज तक किसी को नहीं दिया, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देने आ रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था, अब कह रहे हैं एक टाइम तो बोल रहे F-16 का पूरा प्लांट लगवा लो जी यहाँ पे। हमने कहा भाई ये आउटडेटेड हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तब हमने F-16 मना कर दिया, आज सुपर हॉर्नेट का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं। अगर हम तब F-16 में फंस जाते तो सुपर हॉर्नेट की तो बात ही नहीं आती ना साहब। देखिए उन्हें ट्रेड चाहिए, ट्रेड हम दे रहे, एड हम किसी से लेते नहीं। अब ट्रेड में क्या होता है कि तुम मुझसे ये नहीं लिया, तुम मुझसे ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो। एंड अमेरिका नोज वी हैव टू लुक इनटू आवर डिफेंस इंटरेस्ट। हमारे देश की सुरक्षा इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। उसमें ना हम किसी की सुनेंगे, न किसी से डिस्कस करेंगे, न किसी को सवाल जवाब करेंगे। हाँ तुम्हें भाई 5 बिलियन रशियनों को दिया, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें भी 2-4 बिलियन दे देंगे। माल यहाँ से भी लेना, वहां से भी लेना, क्या फर्क पड़ता? पैसे की लड़ाई है चीमा साहब, और कुछ नहीं। बाकी सब कृपा है, सब बढ़िया है। चले लेट्स सी क्या होता है। ये तो 2+2 का जरा जॉइंट कम्युनिके आता है या प्रेस ब्रीफिंग्स आती हैं तो पता चलेगा कि क्या बातें हुई, और देखते हैं कि क्या उन्होंने इंडिया को प्रेशराइज किया क्या नहीं किया, या इंडिया ने कितना प्रेशर को रेजिस्ट किया है। इस वक्त तो मूड ये लग रहा है कि इंडिया जो है वो रेजिस्ट करने के मूड में है। अब पता नहीं प्रॉपर कैपेबिलिटी कैपेसिटी है कि नहीं। जी समझ तो कुछ कहने लगे थे। हाँ मैं चीमा साहब ये कह रहा था, नहीं हम रेजिस्ट नहीं कर रहे सर, हम रेजिस्ट नहीं कर रहे। हमारे एक अमिताभ बच्चन साहब की पिक्चर आई थी, उसमें एक डायलॉग था कि हम जहाँ खड़े होते लाइन वहां से शुरू होती है। अब ये गोरे गोरे देख ले, इंग्लिश में ट्रांसलेट करा ले तो थोड़ी आसानी होगी उनके लिए। चले ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वैल्यूएबल एनालिसिस। बहुत मेहरबानी आपकी। थैंक यू सर, थैंक